नमस्ते मित्रों। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश यह प्रसिद्ध कविता, उसका आशय और उद्देश्य संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। उद्देश्य और आशय को कविता के देखने से पहले हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का सबसे पहले संक्षेप में परिचय यहाँ देखेंगे। तार सप्तक के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र की ओर देखा जाता है। आपका जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। आप छोटी आयु से ही लिखते रहे हैं। आपके विचारों पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव रहा है और इस कारण आपने जेल जाना भी पसंद किया। आप जेल जाकर भी आए हैं। दूसरा, तार सप्तक से आपकी प्रसिद्धि अधिक हो चुकी है। 1956 में आपका गीत फरोश ये जो कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, इससे और ज्यादा प्रसिद्धि आपको मिली। आपकी रचनाओं के बारे में अगर हम देखना चाहें तो चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, अनाथ तुम आते हो, ईदन मम, शरीर, कविता फसले और फूल, मान सरोवर दिन, संपत्ति, तूकों के खेल, नीली रेखा तक, कालजयी, अनाम, नीली रेखा तक, सन्नाटा, ये आपके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो संस्मरण है, कुछ नीति कुछ राजनीति नाम से यहाँ पर आपका एक निबंध संग्रह भी है और जिन्होंने मुझे रचा, ये आपका प्रसिद्ध संस्मरण है। संस्मरण का नाम क्या है? जिन्होंने मुझे रचा, ये आपका संस्मरण है। तो कुछ नीति कुछ राजनीति, इसके अंतर्गत आपने आपके निबंधों को संग्रहित किया है। आपकी बुनी हुई रस्सी संग्रह के लिए 1972 में साहित्य अकादमी के पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया और भारत सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर पद्मश्री पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया है। तो इस प्रकार से हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का संक्षेप में परिचय यहाँ देख सकते हैं। उनके द्वारा रची बहुत ही प्रसिद्ध कविता गीत फरोश, इस कविता के आशय को अब हम संक्षेप में यहां पर देखने वाले हैं। कवि क्या कहता है, देखिए, गीत फरोश। गीत तो किसे कहा जाता है? गीत यानी कविता, कविता यानी गीत, और फरोश का मतलब बेचने वाला। यानी यहां पर कवि अपने गीत को बेचने वाले के भूमिका में आया है और गीत को बेचते समय की भूमिका को लेकर कवि इस कविता में क्या क्या कहना चाहता है, इसे हमें देखना है। कविता की शुरुआत इस प्रकार से, जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। कविता के हर एक प्यारा के बाद ये 3 पंक्तियां निश्चित रूप से आई है और इस कविता की मध्यवर्ती जो कल्पना या आशय है, इन कविताओं 3 पंक्तियों की इर्द गिर्द ही घूमता है। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों को मालूम हो कि मैं क्या बेच रहा हूं, इसलिए वो कहते हैं जी हां। जैसे कि कोई उन्हें पूछ रहा है कि आप क्या बेचने आए हो, तो जैसे हम कहते हैं कि हम ये बेचने के लिए बैठे हैं,
वैसे यहां पर कवि उत्तर स्वरूप कविता का प्रारंभ ही करता है कि जी हां, मैं गीत बेचता हूं। मैं क्या बेचता हूं? तो मैं गीत बेचता हूं। और कैसे भी गीत बेचता हूं? तरह तरह के गीत बेचता हूं, किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। मतलब अंग्रेजी में अगर हम कहें तो वैरायटीज है मेरे गीतों में। अलग अलग प्रकार के गीत, अलग अलग किस्म के गीत मैं बेचता हूं। और आपको मालूम है कि यह जमाना एडवर्टाइज का, विज्ञापन का जमाना है। अगर आप किसी वस्तु की एडवर्टाइज अच्छी तरह से करते हैं तो वह वस्तु ज्यादा बिक जाती है। कवि भी यहां पर एक प्रकार से एडवर्टाइज ही कर रहा है अपने गीतों की, और वो कहता है कि जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। अब कवि पर यह नौबत क्यों आई है गीत बेचने की? एक तो साहित्यकारों के प्रति समाज का, एक जमाने में राजा लोग के दरबारों में ऐसे साहित्यकारों को रखा जाता था और साहित्यकारों की अर्थव्यवस्था को संवारने का काम राजा करता था। आज आप देखते हैं कि साहित्यकार की स्थिति बहुत अच्छी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती, और ऐसे समय में साहित्यकार को अपना साहित्य बेचकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। इस ओर संकेत भवानी प्रसाद जी इन पंक्तियों के या इस कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। एक अर्थ ये उसका है, और इसका दूसरा अर्थ यह है कि आज कल साहित्य किस प्रकार से बिकाऊ बन चुका है, इसकी ओर भी इनके द्वारा संकेत किया हुआ हमें देखने को मिलता है। ये दूसरा उद्देश्य हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं जी माल देखिए दाम बताऊंगा। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि माल दिखा या ठीक है, देखिए कि पहले माल देखो, क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम बेचने के लिए चले जाते हैं किसी को, तो उस वस्तु को देखकर ही तो उसकी कीमत की जा सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि पहले माल देखिए और उसके बाद मैं आपको दाम बताऊंगा कि इसे कितने पैसे इस गीत के लिए देने हैं। इसलिए वो कहता है कि माल देखिए दाम बताऊंगा बाद में, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। जो मैं गीत आपको बेचने के लिए आया हूं, ये गीत कैसे है? काम के गीत है, बेकाम नहीं है। यानी इस गीत को लेकर अगर आप जाएंगे तो आपको इस गीत से निश्चित रूप से फायदा ही होने वाला है। किसी न किसी प्रकार का आपका काम बन जाने वाला है। तो ये गीत बेकाम वाला नहीं है, तो काम वाला है। और इसी कारण वो कहते बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। ये जो गीत मैंने लिखे हैं, या कोई भी गीतकार, कोई भी कवि जब लेखन करता है तो लेखक के मानसिकता का परिणाम उस लेखन साहित्य पर निश्चित रूप से होता है। यहां पर भवानी प्रसाद भी कहते हैं कि मैंने जो कुछ गीत लिखे, उन गीतों पर मेरे मानसिकता का प्रभाव हुआ है। कई ऐसे गीत लिखे हैं, कई ऐसे गीत हैं जो मैंने मस्ती में लिखे हैं। चाहिए कि आपको मस्ती में लिखे हुए गीत, तो ये गीत भी मेरे पास है। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यानी अन्य अवस्था का वर्णन कवि यहां पर करता है कि पश्चाताप, या ये भी अर्थ इसका निकाला जा सकता है। कुछ गीत मैंने मस्ती में लिखे हैं तो कुछ गीत पस्ती की अवस्था में लिखे हैं। ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा। ये भी देखिए, ये अलग अलग प्रकार के गीतों की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि ये गीत देखो, इस गीत को अगर आप खरीदोगे ना तो आप सिर दर्द से राहत पा सकते हो।
सिर दर्द भुलाएगा का मतलब है कि आज का जमाना टेंशन से भरा हुआ जमाना है, तनावग्रस्त जीवन आदमी जी रहा है, चिंताग्रस्त जीवन आज मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो ऐसे सिर दर्द को भुलाने का काम मेरा ये गीत कर सकता है। आप अगर इस गीत को लेंगे तो इसलिए वो कहते हैं ये गीत सिर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया के पास बुलाएगा। ये दूसरा गीत देखिए, अगर आप लेना चाहते हैं सिर दर्द को भुलाने वाला गीत तो ये भी है मेरे पास। अगर ये दूसरा गीत आपको पसंद है, क्योंकि जितने खरीदार है उनकी रुचि तो अलग अलग होगी, हर एक की रुचि एक जैसे नहीं होगी, और इसीलिए कोई भी दुकानदार अपना माल बेचते समय हर एक माल की विशेषता, वस्तु की विशेषता ग्राहक के सामने रखता है। वैसे यहां पर कवि भी कहता है कि देखिए यह जो गीत है सर दर्द बुलाने वाला है, यह गीत पिया को पास बुलाने वाला है। अगर आप विरह में जीवन जी रहे हो, आपका पिया आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि आपका पिया आपके पास आए, तो इस गीत को लेकर जाइए। इससे आपका जो पिया है उसे पास बुलाने का काम ये गीत कर सकता है। आगे क्या कहते हैं कवि देखिए, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। कवि कहता है कि गीत बेचना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे तो आज तक ऐसे किसी ने गीत बेचे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे पहली बार जब मैं ये गीत बेचने के लिए लेकर बाजार में आया तो मुझे शर्म लगी कि अरे यार, साहित्यकार जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि स्वांत सुखाय के लिए लिखता है, गीत बेचने के लिए होते हैं क्या? साहित्य बेचने के लिए होता है क्या? ऐसा विचार मेरे मन में आया और मेरा मन कहने लगा कि गीत तो बेचने वाली चीज नहीं है। और इसीलिए शुरुआत में मुझे जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। ये सारी बातें सोचकर मेरे मन में शर्म आने लगी कि मुझे गीत नहीं बेचने चाहिए। पर बाद में अक्ल जगी मुझको, लेकिन बाद में अक्ल आ गई कि गीत बेचना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जीवन यापन करना हो तो उसके लिए पैसा तो लगता ही है। अगर पैसा नहीं है तो जीवन कैसा जिएंगे हम? और इसलिए ये अक्ल आ गई कि शर्म करने वाली बात इसमें नहीं है। क्यों बाद में मुझे पछतावा नहीं हुआ? क्यों? आगे कहते हैं वो, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। अरे भाई, मैं तो अपने लिखे हुए गीत बेच रहा हूं। मेरा दूसरा मन कहता है कि तू गीत बेच रहा है, इसमें शर्म करने की क्या बात है? इस जमाने में तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने तो बेच दिए ईमान। ईमान को लोग बेच रहे हैं, नीति नियमों को यहां पर बेचकर लोग अमीर बनते चले जा रहे हैं। जैसे कि चुनाव में हम देखते हैं, मतदार भाइयों सुनो सुनो सुनो, एक बार मुझे चुनो चुनो चुनो, नोट नोट घोट और वोट, ये संस्कृति आज लोकतंत्र में हमें देखने को मिल रही है। लोग तो ईमान बेच रहे हैं। मैं अगर स्वयं के गीत बेच रहा हूं तो इसमें शर्म करने की क्या बात है? और इसीलिए पहले पर शर्म आई, लेकिन बाद में अक्ल जगी कि लोग तो ईमान बेच रहे हैं, मैं तो गीत बेच रहा हूं और वो भी स्वयं के गीत बेच रहा हूं, तो इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। आगे कवि कहता है कि जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैंने जो सच बातें कही, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात मैंने कही कि लोगों ने ईमान बेच दिया है या बेच रहे हैं, ये बात सुनकर आप ज्यादा
हैरान हो रहे ऐसा मुझे लग रहा है, या मैं गीत बेच रहा हूं इसे भी देखकर आप हैरान हो रहे हो, लेकिन मत हैरान होइए, क्योंकि मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूं। यह बहुत महत्व की बात है। मैं सोच समझकर ये गीत बेचने का काम कर रहा हूं, और ये जो गीत मैं बेच रहा हूं दूसरों के नहीं है, अपने गीत बेच रहा हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। इस प्रकार की बात यहां कवि कह रहा है। आगे कवि अब गीतों की और विशेषताएं, उनके पास जो बेचने के लिए लाए गए गीत है उसकी विशेषताएं और आगे किस किस प्रकार से बताता है, देखिए। वो कहते कि ये गीत सुबह का है, गाकर देखो। अब देखेंगे कि सुबह सुबह जब हम अच्छे गीत सुनते हैं, इसीलिए तो आकाशवाणी पर या अन्य किसी माध्यमों पर आप देखते हैं, जनसंचार माध्यमों पर, कि सुंदर ऐसे गीत, मन को प्रसन्न करने वाले गीत लगाए जाते, भक्ति गीत भी लगाए जाते हैं ताकि हमारा मन प्रसन्न हो जाए। कवि कह रहा है कि यह गीत सुबह का है, गाकर देखो। मेरे पास सुबह का भी गीत मैं लाया हूं, इसे लो और गाकर देखो, आपका मन प्रसन्न होगा। यह गीत गजब का है, ढाकर देखो। यह दूसरा जो गीत है ये सुबह का गीत है, इसे गाकर देखो। दूसरा जो गीत है ये जरा गजब आश्चर्य का गीत है, आश्चर्य कर आपके मन को आश्चर्यचकित करने वाला गीत है, इसे भी लेकर ढाकर देखो। यह गीत जरा सुने में लिखा था। कवि कह रहा है कि ये जो मैंने गीत लिखे हैं कैसे लिखे हैं। पहले भी मैंने कहा कि अलग अलग अवस्था में अलग अलग जगहों पर आदमी मनोअवस्था को, स्थलों का उल्लेख यहाँ पर कवि कर रहा है। वो कहता है कि ये गीत मैंने सुने में लिखा है, मतलब जब मैं खाली था, या इसका अर्थ दूसरा ऐसा भी लगाया जा सकता है कि मैं टेंशन फ्री था, ऐसे अवस्था में ये गीत लिखा है। या मेरे पास समय था, ऐसे अवस्था में मैंने ये गीता लिखा है, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। ये दूसरा गीत जो देख रहे हैं ना, ये सुने में लिखा हुआ गीत है, और ये दूसरा गीत मैंने पुणे में लिखा था। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध शहर पुणे, इस पुणे शहर में यह गीत मैंने लिखा है। यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। और ये तीसरा गीत मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये कैसा गीत है? बढ़ाए से बढ़ जाता है। मतलब इस गीत का जितना अर्थ आप निकालना चाहते हो उतना इसका अर्थ आप निकाल सकते हो, इसे और बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। दूसरा भी मेरे पास एक गीत है, ये गीत आप लेंगे तो आपकी भूख भी भाग जाएगी और आपकी प्यास भी भाग जाएगी। मतलब इसका ये निकाला जा सकता है कि इस गीत में आप इतने घुल मिल जाओगे कि आप भूख को भी और प्यास को भी भूल जाओगे। भूख और प्यास को भगाने वाला ऐसा ये गीत भी मेरे पास है। और दूसरा एक गीत ऐसा है कि जो मसान में भी, मसान का मतलब सुनसान, ऐसी जगह पर भी आपके मन में भूख जगाने का काम, स्मशान जैसे जगह पर भी आपके मन में भूख जगाने का काम करने वाला भी गीत है। एक गीत भूख भगाने वाला है तो दूसरा गीत भूख जगाने वाला है। क्या आप भूख भगाने वाला गीत लेना चाहते हो या भूख लगने वाला गीत लेना चाहते हो? आपकी मर्जी, लेकिन ये भी मेरे पास गीत है। ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, यानी एक ऐसी हवा, ऐसे वृक्ष की हवा कि जिस हवा से हमारे शरीर और मन को ठंडक पहुंचे, जिस हवा से हमारा मन और तन प्रसन्न हो जाए, उस हवा को भुआली की हवा कहा जा सकता है। ये ऐसा ये गीत है कि भवाली की हवा से जैसा आपका मन और तन प्रसन्न होता है, वैसा ये गीत आप लेंगे
तो आपका मन और तन प्रसन्न हो जाएगा। ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। आपका मन अगर तप गया है, आपके मन में अगर बीमार अवस्था चल रही है, तो ऐसी अवस्था में भी मनोरुग्णता से मन प्रसन्नता की ओर लेके जाने वाला ये गीत भी मेरे पास है। ये तपेदिक की इस बीमारी की दवा भी है ये मेरा गीत जी। और गीत भी है दिखलाता हूं। ये जो जितने मैंने गीतों की वैरायटी प्रकार आपके सामने रखे, क्या इनमें से कोई पसंद है? अगर नहीं है तो ठीक है, नाराज मत होइए। अन्य गीत भी मेरे पास है, और भी गीत है, उन्हें भी मैं आपको दिखलाता हूं जी। सुनना चाहे आप तो गाता हूं। और आपको ऐसा लगता है कि ये गीत गाने आता है या नहीं, इस गीत को हम गा सकते हैं कि नहीं, अगर ऐसा आपको लगेगा तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। इस गीत को गाकर भी दिखाता हूं। लेकिन आपको ये गीत लेना है, जो लेना है उस गीत को आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार से अपने गीतों की फरमाइश, अपने गीतों का फरोश यहाँ कवि भवानी प्रसाद जी कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं जी? छंद और बेछंद पसंद करे। आप छंद वाला गीत पसंद करते हो या बेछंद वाला गीत पसंद करते हो? सोचिए जी। अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। अमर गीत भी मेरे पास है, जिसे कभी भी मृत्यु उस गीत को आने वाली नहीं है, या उस गीत को सुनने के बाद आप भी अमर बन सकते हो। या ऐसे भी गीत मेरे पास है कि अभी लिखा और अभी कुछ घंटों में वो मर गया, यानी उसका महत्व कम हो गया। ऐसा गीत चाहते हो तो वैसा भी गीत है। अमर गीत चाहते हो तो अमर बनाने वाला गीत भी मेरे पास है। इसलिए जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। इसमें क्या बुरा मानने की बात है? आपको लग रहा है कि कवि इतना कैसे क्या अपने गीतों को लेकर कह रहा है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मैं लाता हूं कलम और दावत। उस जमाने में कलम, दावत का मतलब दौत कहते हैं मराठी में आप। उस दावत जिसमें शाही रखी जाती है, और कलम, दावत में कलम, दावत की शाही में कलम डुबोकर लिखा जाता था। इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं कलम भी और दावत भी लेकर आता हूँ। और आपको अभी तक जितनी वैरायटीज मैंने गीतों की बताई, उनमें से अगर कोई गीत पसंद नहीं आया तो बताइए। इनमें से आए नहीं नए लिख दूं। इनमें से अगर आपको कोई भी गीत पसंद नहीं आया तो मैं नया गीत भी दावत और पेन के द्वारा, कलम के द्वारा नया गीत भी लिख कर देने के लिए तैयार हूं जी। नए चाहिए नहीं गए लिख दूं। आपको अगर नए गीत नहीं पसंद आते तो गए गीत भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। नए प्रकार के गीत भी मेरे पास है, पुराने प्रकार के गीत भी मेरे पास है। दोनों भी गीतों को मैं बेचता हूं। आपको क्या चाहिए? मैं गीत बेचने के लिए आया हूं, और इसलिए मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। इस प्रकार की बात कवि यहाँ पर कह रहा है जी। गीत जन्म का लिखो मरण का लिखो। आपको क्या जन्म का गीत चाहिए? आपके घर में कोई पैदा हुआ है और आपको लगता है कि जन्म का गीत मैं लिखूं, तो बताइए, मैं जन्म का भी गीत लिख सकता हूं। आपको लगता है कि मैं मरण का गीत लिखूं, तो मरण का गीत भी मैं लिखकर आपको दे सकता हूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का। ये देखिए, रेशमी गीत है, ये खादी। उस जमाने में महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव इनके ऊपर है, और खादी बहुत चलती थी स्वतंत्रता संग्राम के समय में। इसलिए वो कहते हैं कि ये रेशम का गीत है, ये खादी का गीत है। क्या आप रेशम का गीत चाहते हो या खादी का गीत चाहते हो? बताइए, वो भी मेरे पास है। ये गीत पित्त का है, ये बादी का।
ये पित्त को हटाने वाला गीत है, ये वादी का गीत है, कुछ और डिजाइन भी है, और भी डिजाइन मेरे पास गीतों के हैं, ये इल्मी है, ये फिल्मी है। इसी प्रकार से गीतों की वैरायटीज गाहक समझकर हमारे सामने, पाठकों के सामने यहाँ पर कवि रख रहा है। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत। अगर आपको लगता है कि सोच सोच कर मरना है तो कैसा सोचना चाहिए और सोचते सोचते कैसा मरना चाहिए, इसका अगर मार्गदर्शन आप चाहते हो तो ये गीत आप लीजिए। इसके द्वारा इस गीत को पढ़ने के बाद, इस गीत को गाने के बाद आप सोच सोच कर मर सकते हो। इसलिए वो कहते हैं ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत। ये गीत ऐसा है कि दुकान से घर जाते समय इस गीत को आप गुनगुना सकते हैं। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात। कभी कहता है कि अरे मैं जो ये कह रहा हूं आपको लगता होगा कि मैं दिल लगी कर रहा हूं, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूं, इसमें दिल लगी करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात। क्योंकि लेखक होने के कारण, कवि होने के कारण मैं दिन रात लिखते रहता हूं, इसीलिए लिखते समय अनेक प्रकार की वैरायटीज लेखन में आ ही जाती है। इसीलिए आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं दिल लगी कर रहा हूं, ऐसे दिल लगी मैं नहीं कर रहा हूं, सही में मैं दिन रात लिखने का काम करता हूं। तो तरह तरह के गीत तो बन ही जाते हैं ना, इसलिए तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। तो इसीलिए मैं लिखता हूं, तो लिखते समय अलग अलग प्रकार के गीत तो मैं लिख ही देता हूं। इसलिए गीतों में वैरायटीज तो है ही, इसलिए दिल लगी की बात इसमें नहीं है। जी रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। गीत लिखने की अवस्था कैसी है तो रूठते हैं, मतलब गीत लिखते समय मनोअवस्था में इस प्रकार का रूठना, फिर आगे बढ़ना, ये स्थितियां आ जाती है, लेकिन बाद में मन जाते हैं गीत। और आगे कवि कहता है कि देखो इतनी सारी गीतों की वैरायटीज मैंने आपके सामने डाली और आपको लगेगा कि अरे यार कितना ढेर लगा दिया इन्होंने हमारे सामने। अगर आपको ऐसा लगता होगा तो कवि कहता है, देखिए कवि कहता है जी बहुत ढेर लग गया, हटाता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा ढेर आपके सामने देखने का मन नहीं होता हो तो मैं आपके अपने गीतों का ढेर आपके सामने जो लगाया है हुआ है उसे मैं बाजू हटाता हूँ। गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। और इनमें से अगर एक भी गीत आपको पसंद नहीं आया तो मेरी नाराजगी नहीं है, आपकी मर्जी महत्व की बात है, गाहक की मर्जी, आपकी मर्जी महत्व की बात है। अच्छा तो मैं जाता हूँ। इस प्रकार से वो कहते हैं, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। वैसे तो अगर आपके सामने ये रखे हुए गीतों में से कोई गीत आपको पसंद नहीं है तो घर में जाकर जो भी कोई आपके घर के सदस्य हो उनसे चर्चा करो कि कौन सा गीत हमारे लिए चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। ऐसा भी करके आप वापिस आकर गीत लेके गए तो भी चलेगा। इस प्रकार की बात भी वो कहते हैं गीत बेचना, वैसे तो गीत बेचना बिल्कुल पाप है, क्योंकि साहित्यकार की साहित्य निर्मित का उद्देश्य समाज को सजग बनाना होता है, समाज में सही परिवर्तन लाना होता है। निस्वार्थ भावना से साहित्य लेखन किया जाता है और ऐसे अवस्था में मैं अपने गीतों को पैसे के लिए बेचने का मतलब वही तो है ना, और उससे मैं पैसा कमाना चाह रहा हूँ, इस प्रकार का विचार करना तो एक साहित्यकार के नाते निश्चित रूप से पाप की बात है। इसलिए है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। अंतिम पंक्ति में वर्तमान में या अतीत में भी साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति कितनी विकट बनती चली जा रही है, और साहित्यकार अगर केवल लेखन करता रहता है तो उसके परिवार के अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हो जाता है और फिर उसे इस प्रकार का मार्ग
पकड़ना पड़ता है। और इसी कारण कवि कहता है कि पाप है गीत बेचना, लेकिन क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। हार कर ही मनुष्य इस प्रकार का काम करता है। अगर साहित्यकार की स्थिति अच्छी हो तो यह काम साहित्यकार नहीं करेगा, लेकिन साहित्यकार के जीवन में भी कभी कभार इस प्रकार की अवस्था आ जाती है और इसी कारण उसे गीत बेचना पड़ता है। लेकिन हर बार परिस्थिति विकट होने के कारण ही अपना साहित्य एक आदि व्यक्ति बेचता है, ऐसा नहीं है। कई बार स्वार्थ के दृष्टि से भी अपने गीतों को, अपने काव्य को बेचा जाने वाले लोग भी समाज व्यवस्था में कम नहीं है। ऐसे लोगों पर भी फटकार इस कविता के द्वारा लगाने का काम अप्रत्यक्ष रूप से कवि कर रहा है। तो इस प्रकार से इस कविता में आप देखेंगे कि एक साहित्यकार कोई कविता लिखता हो, कहानी लिखता हो, नाटक, उपन्यास, जो भी कुछ साहित्य की विधा लिखता हो, तो वो विधा लिखते समय उसकी मानसिकता कैसे होती है और लिखते समय किस प्रकार की वैरायटीज उसके लेखन में आ जाती है। लेकिन लेखन करते समय तो कोई भी साहित्यकार बहुजन सुखाय बहुजन हिताय इस दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखकर लिखता है। समाजोन्नति यही उसका उद्देश्य, या कई बार तुलसीदास जी ने कहा जैसे स्वांत सुखाय, ये उसका उद्देश्य होता है। लेकिन आज के एलपीजी के ज़माने में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के युग में अगर आप देखेंगे तो हर एक वस्तु बिकाऊ बन चुकी है। इतना ही नहीं तो ईमान भी बेचा जा रहा है। और ऐसे अवस्था में साहित्य जैसी समाज को सजग बनाने वाली ये विधा भी अगर पैसे के पीछे साहित्यकार लगे और पैसे के कारण उटपटांग किसी भी प्रकार के गीत वो रचता रहे तो समाज का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए राजनीतिक लोगों को या समाज व्यवस्था के जो भी आर्थिक दृष्टि से या सत्ताधारी जो लोग हैं, उन्हें ऐसे साहित्यकारों के अर्थव्यवस्था की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखकर उन्हें लेखन करने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त कराने का काम करें, न कि किसी साहित्यकार को विवंचना के कारण अपने साहित्य को, अपने गीतों को बेचने की नौबत उन पर आ जाए। आज के साहित्यकारों के परिस्थिति का विडंबन एक दृष्टि से इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी हमारे सामने रखते हैं। तो इसी प्रकार से इस कविता का संक्षेप में आशय और उद्देश्य हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है। कविता के बारे में आपका मंतव्य निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर शब्दांकित करें। इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते।